हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम डिस्कस करने वाले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेंसिलिन के बारे में। आज हम पेंसिलिन के बारे में जो भी कुछ भी होगा इसी वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहीं पर आज हम समझ लेंगे, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सिफोरिस्पोरिन हो, चाहे वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हो, चाहे मोनोबैक्टम्स हो, सभी के लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आज हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ेंगे, और साथ साथ में जो हमारी पेंसिलिन है इसको भी आज हम खत्म करेंगे, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के जो हिस्ट्रिकल नोमेनक्लेचर स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह है इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में। तो बीटा लैक्टम का मतलब क्या होता है कि एक डोमिनेंट, अब डोमिनेंट जैसे डोमिनेंट आया, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? हेरेडिटी, जीन। तो जो हमारी जो बीटा लैक्टम की होती है वो जीन टाइप की क्या होती है? एंटीबायोटिक। अब जीन से क्या मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मारा गया, बैक्टीरिया को मारने के बाद उसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकले, या उसको हम बोल सकते हैं कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट निकले। अब उस माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स को ही हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डोमिनेंट बोलेंगे। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है? आपकी डोमिनेंट क्लास ऑफ द ड्रग होती है, जो क्या होती है? टेट्रासाइक्लिक रिंग। उसके साथ साथ में क्या लगा होता है? एक एमाइड ग्रुप और एक कीटो ग्रुप वहां पे लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे समझिए, देखिए शुरुआत हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अभी आगे चल के हम पूरा केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में इसका डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, क्या है? टेट्रासाइक्लिक है, टेट्रा रिंग है कि नहीं है? और टेट्रा रिंग के साथ में क्या है? ये साइक्लिक है, ये आपकी लीनियर में नहीं है, ये साइक्लिक में है। तो साइक्लिक का मतलब ये क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिक रिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक NH ग्रुप लगा हुआ है। NH को हम क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप बोलते हैं। अगर NO होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? NH लगा हुआ है, ये एमाइड ग्रुप हो गया। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड O करके कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कीटो ग्रुप। तो सिंपली अगर हम यहीं से डेफिनेशन बनाना चाहें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर दी एंटीबायोटिक या आर दी एजेंट, ठीक है, डोमिनेंट छोड़िए, आर दी एजेंट व्हिच कंटेन अ टेट्रासाइक्लिक रिंग विथ एन एमाइड ग्रुप एंड ए कीटो ग्रुप। ये बात हो गई आपकी तय कि जो बीटा लैक्टम होती है उसमें क्या टेट्रासाइक्लिक रिंग होती है, एमाइड ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। देखिए इस रिंग को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आपका आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सीधा हम सिंपल यहाँ पे सी लगा देंगे, तो आपका नेक्स्ट स्पेक्ट्रम का आपका क्या बन जाएगा? एंटीबायोटिक बन जाएगा। तो देखते हैं हम आगे। देखिए ये चीज आपको एकदम से तैयार कर लीजिए कि जो बीटा लैक्टम का नॉर्मल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, कीटो ग्रुप, एमाइड ग्रुप, टेट्रासाइक्लिक रिंग के साथ में। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो एक बार जाके वहाँ पे एक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें वहाँ पे डिस्कस की गई है। ये तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि एसिड एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया के ऊपर काम कर, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर। वही जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं वो केवल एक ही स्पेसिफिक पे काम करेंगे, जैसे या तो ग्राम पॉजिटिव पे करेंगे या तो ग्राम नेगेटिव पे करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो होते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी शो करते हैं, जो क्या करते हैं? सेल वॉल की बायोसिंथेसिस को ही क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। किसमें? बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया में। कैसे करते हैं? सेल वॉल की मेम्ब्रेन में मैंने आपको जस्ट पिछली वीडियो में बताया था कि जो उनकी सेल वॉल की मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी में? पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। और जब आप पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को देखेंगे, अभी हम आगे इसके बारे में भी देखते हैं कि कैसे हमारा जो बीटा लैक्टम होता है कैसे एक्ट करता है। वो क्या करता है? पेप्टिडोग्लाइकन की दोनों लेयर के बीच की भाग को तोड़ देता है, और जब वो तोड़ देगा तो दोनों भाग अलग हो जाएंगे और वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पर जो आपके नए नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, वहीं पर आपकी उसकी ग्रोथ जो होगी वो इनहिबिट हो जाएगी और बैक्टीरिया भी आपका मर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फिर उसके बाद बात आती है कि जो बीटा लैक्टम मतलब होता है इसकी एक्टिविटी कैसे शो होती है। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं? बीटा लैक्टमेज। ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? सेल वॉल के ऊपर अटैक करता है, उसको डिग्रेडेट करता है, उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ये बात आपको सिंपली समझिए कि एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये टेट्रासाइक्लिक रिंग होते हैं, जिसके साथ एमाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप जुड़ा होता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करते हैं, जो क्या करते हैं? सेल वॉल की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। किसमें करते हैं? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में कर देते हैं।
और कैसे इसका काम कैसे होता है, जैसे हम इसको इंटेक करते हैं तो ये क्या कहते हैं बीटा लैक्टेमेज, जिसको क्या होता है एक एंजाइम होता है जो सेल वॉल के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद वहाँ पे जो उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस होती है उसको डिग्रेडेट या इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आइए क्लासिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बीटा लैक्टम कितने टाइप के होते हैं। तो बीटा लैक्टम मेनली 5 टाइप के होते हैं, जिसमें पेंसिलिन, जो कि आपको आज इस वीडियो में पूरा पढ़ना है, एमॉक्सिसाइलिन, एम्पिसाइलिन, पेंसिलिन जी, अभी आगे चल के इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिफेलोस्पोरिन, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे जस्ट बताया ना कि टेट्रासाइक्लिन, तो यहाँ पर अगर आप सी लगा देंगे ना तो यहाँ पर ये आपका क्या जाएगा सिफोलोस्पोरिन, स्पोरिन्स का ये रिंग बन जाएगी। तो वो उसका नॉर्मल मोटिव आप यहाँ पे पता करिए कि टेट्रासाइक्लिन रिंग और मतलब कीटो ग्रुप के साथ एक कार्बन आइटम वहाँ पे कंटेन किया होगा। ठीक है, जैसे इसमें आपका सिफोटेक्सिन, सिफेक्जैम, सिफोप्राइक्सैम होते हैं, सिफोलेक्सिन आती है, सिफोट्राइक्जोन आती है, तो ये सारी ड्रग इसके अंतर्गत में आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मोनोबैक्टेरियम, मोनोबैक्टेरियम आपके जाता है एजिट्रियोनेम आता है, ठीक है, टाइगोमोनेम आता है। ठीक है, ये सब आपके क्लोजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आप देखते हुए चलिए और वहां पे तो रिवीजन होगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बापिनेम्स आता है, जिसमें आपका इमिपिनेम आता है, मीरोपिनेम आता है। ठीक है, मीरोपिनेम ये सब अभी आपके जस्ट आगे चलेंगे सेकंड यूनिट में तब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कार्बासिपिम्स आता है, जिसमें आपका लोरा कार्बेफ आता है। ठीक है, तो ये आपका होगा सिंपल क्लासिफिकेशन होगा बीटा लैक्टम के बारे में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसके स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो ऑन बेसिस मतलब हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वी क्लासीफाई द बीटा लैक्टम इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट क्या है पेंसिलिन, पेंसिलिन के बारे में आज को आपको पढ़ना है। ठीक है, पेंसिलिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसा होता है। देखिए ये आपको क्या दिख रही है, बीटा लैक्टम की रिंग दिख रही है, ठीक दिख रही है। यहाँ पर आपको सल्फर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख रहा है, और यहाँ पर आपका लिखा है एसाइल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी किसके साथ, एमाइड के साथ। यहाँ पर आप एच लिख दीजिए। तो अगर आप इसको यहाँ पे नॉमिनेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये आपकी क्या है एसाइल एमाइड की ग्रुप है, ये आपका क्या है बीटा लैक्टम का, ठीक है बीटा लैक्टम है का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप ये देखिए सल्फर को देखिए, नाइट्रोजन को देखिए, इतने स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल से अगर बात करें तो इतने स्ट्रक्चर को देखिए। ये क्या है सल्फर, सल्फर का मतलब थाया, थाया आपने लिखा, नाइट्रोजन एजा, थाया एजा मतलब थायाजा, ठीक है थायाजा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारी सैचुरेटेड पेंटासाइक्लिक रिंग है, जिसको हम अगर ट्रिवियल नोमेनक्लेचर में जाएं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जाएं, पेंटा ट्रिवियल जो उसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो क्या होगा इसको हम जोलिडीन लिखेंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जोलिडीन की रिंग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, आप बताइए। सल्फर थाया एजा और जोलिडीन, तो इसको सिर्फ बोलेंगे थायाजोलिडीन रिंग। तो सिंपल हम बात करें तो जो हमारी पेंसिलिन होती है उसमें हमारा एसाइल एमाइड ग्रुप, उसके साथ में बीटा लैक्टम ग्रुप, उसके साथ में हमको थायाजोलिडीन की रिंग लगी होती है, साथ में 2 एल्किल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होते हैं। ये भी आप जैसे इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसका सार पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे होता है और कैसे इसकी एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन, बस मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाने के लिए बताया कि बीटा लैक्टम, उसके साथ थायाजोलिडीन की रिंग, 2 एल्किल ग्रुप के साथ एक आपका क्या लगा होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इधर इस साइड में आपका जो लगा होगा एसाइल एमाइड ग्रुप लगा होगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे पेंसिलिन जी आ गया, तो सिंपल आर की जगह पर आप क्या एक बेंजील रिंग लगा दीजिए, बेंजीन की रिंग साथ में सिस्टो, इसको क्या बोलते हैं बेंजिल की रिंग बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं पता तो आप जाकर हमारा 4th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर का वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेंजिल की रिंग होती है। यहाँ पर आप सिंपल NH लगा दीजिए, ये क्या हो गया आपकी पेंसिलिन जी हो गई। तो सिंपल हमने पेंसिलिन की रिंग बनाई इतना तक, उसके बाद आर की जगह पर आपने बेंजिल लगा दिया तो आपका पेंसिलिन जी हो गया। ठीक है, वहीं पर आपने उस आर की जगह पर क्या लगा दिया, मेथॉक्सी बेंजीन लगा दिया या फिनॉक्सी मेथाइल लगा दिया। ठीक है, फिनॉक्सी मेथाइल भी आप इसके देखो बेंजीन की रिंग CH2O, यह क्या जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, सॉरी फिनॉक्सी मेथाइल हो जाएगा या मेथाइल फिनॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बाकी का जितना भी हमारे पेंसिलिन का स्ट्रक्चर था उसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया पेंसिलिन B बन गया। तो सिंपली इसमें हमने क्या ऐड किया, बेंजीन रिंग के साथ CH2O,
ठीक है। CH2O मेथॉक्सी ग्रुप है, तो वहीं बेंजीन के साथ जब लगेगा तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी मेथाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा थर्ड एग्जांपल आता है एम्फीसाइलिन। एम्फीसाइलिन में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इतना, आप देखिए ये आपका क्या है, पेंसिलिन का स्ट्रक्चर है, साथ में आपका क्या लगा है, बेंजीन की रिंग लगी हुई, CH NH2 लगा, मतलब हमारा एल्किल एमाइड के साथ हमारा बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन हो गया। आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता चला जाएगा। कुछ नहीं था, सिंपली क्या करें, हमने यहाँ पे लिया पेंसिलिन, पेंसिलिन आर की जगह पे बेंजीन लगाया, बेंजीन लगाया तो पेंसिलिन जी बन गया, फिनॉक्सी मेथाइल लगाया तो हमारा पेंसिलिन वी बन गया, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग CH NH2 लगाया तो हमारा एम्फीसाइलिन बन गया। बना कि नहीं बना? इजी था, बिल्कुल इजी था, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम था। उसी प्रकार से आगे भी होने वाला है। उसके बाद बात आती है सिफेलोस्पोरिन्स में। सिफेलोस्पोरिन में क्या होता है कि आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपकी क्या थी, पेंटासाइक्लिक रिंग था, यहाँ पर आपकी कौन सी रिंग होंगी, तो मतलब हेक्सासाइक्लिक रिंग हो जाएगी, मतलब 6 रिंग का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपली यहाँ पर मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो हमारी जो बीटा लैक्टम जो होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो सिंपली जो इसका स्ट्रक्चर, कुछ बीटा लैक्टम की रिंग होती है, साथ में आपका जो लगा होता है हेक्सासाइक्लिक रिंग लगी होती है, उसके साथ में आपका क्या लगा होता है, एसाइलएमाइड का ग्रुप लगा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें जो ड्रग आती है सिफ्लेक्सिन आती है, ठीक है, सिफ्लेक्सिन आती है। सिफ्लेक्सिन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, कुछ नहीं, बस इसके आर की जगह पर आपने क्या लगा दिया, बेंजीन की रिंग लगा दी, ठीक है, उसके साथ में CH NH2 लगा दिया, ठीक है। इसमें अदर ड्रग के एग्जांपल में से सिप्रोक्सिमाइन आ गया, सिफोटेक्सिम, ठीक है, सेफीपाइन आ गया। तो सिंपली यहाँ पर हमको इसी टाइप से क्लासिफिकेशन देना अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टाइप आता है मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी, यहाँ पर जो मतलब बीटा लैक्टम की रिंग है, यहाँ पर आपकी लगी हुई है, साथ में यहाँ पर आपको SO4 ग्रुप देख रहा होगा, मतलब सल्फोनिक ग्रुप आप देख सकते हैं। उसके साथ में देखिए यहाँ पर NCO, अब यहाँ पर R की जगह पर आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका मोनोबैक्टम के साथ में आपका NH3 लगाकर आपकी पेंटासाइक्लिन रिंग के साथ थाया और एजा ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, उस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 और CH3। देखिए इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये किसका स्ट्रक्चर है, एजिट्रियो नेम का, ठीक है। ये वैसे भी आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कार्बापिनेम्स आता है, ठीक है। तो कार्बापिनेम्स में आप देख सकते हैं कि बीटा लैक्टम की रिंग है, उसके साथ में आपको एक पेंटासाइक्लिक रिंग लगी हुई है और वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। साथ में आपका क्या लगा है, पायरोल की रिंग लगी हुई है, उसके साथ CON CH3 आपका क्या मीरोपिनेम आ गया। उसी प्रकार से कार्बासिपेम है, कार्बासिपेम में आपका जो ड्रग है लोराकार्बेप हो गया, जिसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि बीटा लैक्टम की रिंग के साथ आपको एक हेक्सासाइक्लिक रिंग लगी हुई है, जिसके साथ आपको एक क्लोरीन एटम और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगी हुई है, ठीक है। CO, तो यहाँ पर आपने बीटा लैक्टम की जैसे पेंसिलिन की रिंग थी उसी प्रकार से, उसके बाद CH NH2 और बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब मेन जो चीज आती है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और अब से हमारा जो सिलेबस है वो होगा स्टार्ट, ठीक है ना। ये भी आपका सिलेबस ही था क्लासिफिकेशन, लेकिन मेन बात अब से स्टार्ट होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो ये काम कैसे करता है ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जो बीटा लैक्टम होता है वो क्या करता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट करता है। और जब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो दोनों लेयर होती है उसको आपस में मिलाने का काम करता है, तभी क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो जब हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ही नहीं रहेगी तो उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, और जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनेगी नहीं, और जब पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनेगी नहीं तो आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, और जब आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो आपके नए बैक्टीरिया बनेंगे नहीं, और जो बैक्टीरिया बचे होंगे वो भी मर जाएंगे। तो ठीक है, इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। ये आपका क्या है, बैक्टीरिया। भाई साहब थोड़ा संभल के, हमको मत हो जाना। ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया देखिए आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अपना बचाव रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये सेल है, सेल, ठीक है, सेल वाल है। सेल वाल में क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर सेल वाल को हमने काट के एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। सेल वाल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड जो होता है, ठीक है, म्यूरामिक एसिड होता है, ये दोनों आपस में क्रॉस लिंकिंग किए होते हैं और साथ साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर के साइड में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है उसके साथ में हमारा एक मतलब टेबल लगा होता है, जो क्या होता है, एल एड्रेनालिन होता है, डी ग्लूटामिल होता है, एम डाई एमाइनो पाइमिडिक एसिड होता है, डी एनालिन होता है और डी एलानिन होता है, ठीक है।
अब देखिए ये जो नाम है, नाम का मतलब एसिटाइल म्यूसिनेरिक एसिड है, इसके साथ और इस लिंकिंग में जो होता है वो होता है एमाइडेज, मतलब एमाइडेज एंजाइम के कारण इन दोनों के बीच में लिंकेज होती है। और जो हमारा एल एनालिन और डी ग्लूटामिल है, इन दोनों के बीच में होने वाली लिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है? इंडोपेप्टिडेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आपको समझ गई। नाम नाम क्या गया, क्या होगा आपका? एल एनालिन हो गया, डी ग्लूटामिल हो गया, एमडीएपी हो गया, ठीक है, डी एलोलिन हो गया, उसके बाद फिर आपका डी एलानिन हो गया। अब सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो एमडीएपी से आपका क्या जुड़ेगा? डी एनालिन जुड़ेगा। डी एनालिन के बाद आपका फिर एमडीएपी आएगा। एमडीएपी का मतलब एम डाई एमाइनो पैमिरिक एसिड आएगा। उसके बाद आपका डी ग्लूटामिन आएगा और आपका क्या जाएगा? एल एनालिन आएगा। ठीक है, ये फिर आपसे यहाँ पे नाम से जुड़ा होगा। नाम का मतलब क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर दोनों अलग अलग है लेकिन इन दोनों के बीच में लिंकिंग की गई है। ठीक है, डी एलानिन और एमडीएपी के बीच में लिंकिंग की गई है और दोनों स्ट्रक्चर को साथ में जोड़ा गया है। अब जब इस दोनों को साथ में जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगी आपके क्या? पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर। ठीक है, और ये जो दोनों की क्रॉस लिंकिंग हो रही है किसकी उपस्थिति में? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की उपस्थिति में। अब बात आ गई ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की, समझ में आ गया? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अभी भी शुरुआत में बताया था कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते क्या है। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या क्या? एमडीएपी और डी एनालिन में क्रॉस लिंकिंग करा दिया और आपको क्या बनना है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर। अब आपको करना क्या है? अगर आपको इस बैक्टीरिया को, ये जो हंस रहा है ना, इसको रोता हुआ अगर आपको देखना है तो सिंपल क्या करेंगे ना, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसी को आप इनहिबिट कर दीजिए। अब जैसे ये इनहिबिट होगा तो भैया देखो, ये पति है, ये इसका पत्नी है। ठीक है, ये पति, ये इसकी पत्नी। अब दोनों जो से अलग हुए तो अलग होने के बाद क्या करेंगे भैया? ये भी वियोग में रोएंगे, ये भी वियोग में रोएंगे और रोते रोते हाल बेहाल, और हाल बेहाल के बाद सीधा ये मर जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या सिंपल सा इनका गठबंधन तोड़ देना है, और जब इसका गठबंधन टूटेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और आपके पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर बनेगी नहीं। और जब आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर बनेगी नहीं तो सिंपल सी बात है, सेल वाल आपकी बनेगी नहीं। और जब सेल वाल नहीं तो अंदर भी जितने भी मटेरियल होंगे सब फूट फूट के बाहर रोएंगे, रोने के साथ साथ बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? स्वर्गलोक से धार जाएंगे। तो आपको बीटा लैक्टम का सीधा सिंथेसिस समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? एक बार फिर से, आई कि नहीं आई? आई ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर हमारा बीटा लैक्टम काम करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये एक्स का मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके ऊपर बीटा लैक्टम काम किया, इनहिबिट कर दिया क्रॉस लिंकिंग पेप्टिडोग्लाइकॉन की, जिसने क्या सेल वाल डिफिशिएंट बैक्टीरिया बनाया, सेल लिसिस हुई और बैक्टीरियल इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये था इसका क्या? सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये आप क्रोजी में भी लिख सकते हैं, मेडिसिनल में भी लिख सकते हैं, या अदर भी कहीं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में इसका तो प्रिपरेशन दिखाया जाएगा, फर्मेंटेशन वगैरह, तो वो अलग की बात है। यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पे। तो एज पर सिलेबस हमने बीटा लैक्टम के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हमारी पेनिसिलिन। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है आप सिंपली देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सार, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस में पेनिसिलिन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि पेनिसिलिन है क्या। तो जो पेनिसिलिन है, सबसे पहले आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोजेनिक डिजीज। ठीक है, कहाँ से? पेनिसिलियम जीनिस से, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से इसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमको इसका सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सीधा सा मतलब है कि इसकी किसने खोज की, किस सन में की और कैसे इसको निकाला गया। तो सबसे पहले इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कहता है? पेनिसिलिन की खोज की थी थोड़ा किसके साथ है? किसके द्वारा? स्टेफाइलोकोकस एरियस बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, फर्दर क्या हुआ कि द पेनिसिलिन इज सब कल्चर्ड इन द फ्रेश अगार प्लेट फाउंड इन द माउल्स। ठीक है, माउल्स आप समझिए नहीं, माउल्स क्या होते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम, जो क्या था? तंबाकू की पत्तियों में था। तो फर्दर इसके ऊपर रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद इसको कहाँ से प्राप्त किया गया? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया। इसका सब कल्चरेशन किया गया किसके साथ है? अगार प्लेट, अगार मीडियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो क्या था? पावरफुल था, मतलब इसकी जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी थी वो पावरफुल थी, नॉन टॉक्सिक था, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस था। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। इन 1930 मतलब 1930 में फ्लोरे एंड कोवर्कर्स, मतलब उसके साथ काम करने वाले लोग ने क्या किया? जो पेनिसिलिन था उसको आइसोलेट किया। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? पेनिसिलिन को हम क्या कर देते? उससे एक्सट्रैक्ट कर देते, लेकिन अब आइसोलेट किया गया, और भी किसके द्वारा?
फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा। तो सिंपली हम यहाँ पे बात करें कि 1930 में फ्लोरो ने क्या किया, जो पेंसिलिन था उसको आइसोलेट किया, किसके द्वारा, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा, जो कहाँ से पंद्रह आपको फंगस से मिला। उसके बाद इन 1945 डीसी हॉटकिंग ने क्या किया, पेंसिलिन बिलोंग टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसका प्रपोज किया, मतलब एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि जो पेंसिलिन होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी का होता है। ठीक है, ये किसने बताया, डीसी हॉटकिंग ने, किसमें, कितने सन में, 1945 में बताया। इन 1957 सिहान ने बताया, मतलब सिहान ने क्या किया कि जो पेंसिलिन है इसका सिंथेटिक रूप है, मतलब कहने का क्या है कि लैब में इसको प्रिपेयर किया, तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन 1959 ब्रिटिश साइंटिस्ट आइसोलेट पेंसिलिन फ्रॉम द 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड। अभी देखिए ये जो 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड है, ये भी जब आप केमिकल डिग्रेडेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड से कैसे ब्रिटिश साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था पेंसिलिन को। तो सिंपली अगर हम इसको नॉर्मली वे में बात करें तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, कहां से, स्टोफाइलोकोकस एरियस बैक्टीरिया से। उसके बाद उसमें फर्दर रिसर्च की गई और उसके बाद अगार प्लेट से इसका माउल्ड के द्वारा पेंसिलिन नोटेटम निकाला गया, जो कि पावरफुल एंटीबायोटिक था, नॉन टॉक्सिक था। उसके बाद 1930 में फ्लोरे ने क्या किया, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस के माध्यम से पेंसिलिन को आइसोलेट किया। फिर 1945 में क्या हुआ, जो हमारे डीसी हॉटकिन थे उन्होंने बताया कि जो पेंसिलिन है वो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी से बिलोंग करती है। फिर 1957 में सिहान आए, सिहान ने क्या किया, जो पेंसिलिन का सिंथेटिक फॉर्म था, मतलब लैब में इसको प्रिपेयर किया। फिर 1959 आया, 1929 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बताया यह आइसोलेट किया पेंसिलिन को, कहां से, 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर यह बात आपको समझ गए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट होता है। अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमको पढ़ना क्या है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हमको पेंसिलिन का एक, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करना है, उसके सारे पोजीशंस के बारे में बता देना कहाँ पर क्या लगा हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपकी पेंसिलिन की रिंग है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसीलिए मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये एक्चुअली में होता है। ठीक है, तो ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ, पेंसिल आप उठाइए या पेन उठाइए, सिंपल आप ड्रॉ कीजिए बीटा लैक्टम की रिंग। आपने क्या किया, बीटा लैक्टम की रिंग बनाई जो कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद इसमें आपने क्या जोड़ दिया, थायाजोलिडीन की रिंग, थायाजोलिडीन की रिंग आपने जोड़ दिया। उसके बाद आपके थायाजोलिन के साथ आपने क्या किया, COH ग्रुप लगा दिया और आपने 2 एल्किल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये आपकी बेसिक मॉइटी बन गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एसाइल एमाइड ग्रुप लगा दिया, ये आपका क्या है, एसाइल एमाइड ग्रुप है। सिंपल आपका क्या बन गया, बीटा लैक्टम का पेंसिलिन बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए है क्या क्या, तो सिंपली ये चीज आप देखिए क्या है, एसाइल एमाइड ग्रुप है या नहीं है कि नहीं है, वही मैंने नोट्स में बताया कि ये क्या है, एसाइल एमाइनो या एसाइल एमाइड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में देखिए ये आपका कौन सा पार्ट है, बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर मॉइटी है ये वाला। वहीं पर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट यहाँ पर क्या है, बीटा लैक्टम है, जो कि नाइट्रोजन कंटेन किया हुआ है। ठीक है, किस पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। अब इसकी पोजीशन जब आपकी 2 मेथड है पोजीशन गिनने के, एक आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ये अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको, तो ये आपकी क्या है, बीटा लैक्टम पोजीशन है। ठीक है, बीटा लैक्टम है। उसके बाद ये आपकी कौन सी रिंग है, थायाजोलिडीन की रिंग है। साथ में क्या लगा हुआ है, 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके इसी को दर्शाया हुआ है। जैसे नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सल्फर से। देखिए क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे बड़ा कौन लग रहा है, यहाँ पर ये छोटा भाई, यहाँ पे बड़ा भाई। क्यों, क्योंकि ये पेंटासाइक्लिक है, टेट्रासाइक्लिक है, तो टेट्रासाइक्लिक छोटा भाई, पेंटासाइक्लिक बड़ा भाई, तो बड़ा भाई को हम पहले लेंगे। एज पर किसके रूल के हिसाब से, ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के आधार पे लेंगे। ठीक है, अभी इसके सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं आगे चल के। तो सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दी। पहले पोजीशन पे क्या लगा हुआ, सल्फर, तो आप सिंपल एक हेडिंग डालेंगे, एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पेंसिलिन द सल्फर ग्रुप अटैच है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आप दे देंगे, सेकंड पोजीशन कनेक्टेड विद 2 एल्किल ग्रुप या अटैच विद 2। थर्ड पे डालेंगे कि थर्ड ग्रुप, मतलब थर्ड कार्बन 3 इज अटैच विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। हो गया ना। चौथी पोजीशन पे आप क्या लिखेंगे, एट द 4th पोजीशन बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट, मतलब ये बीटा लैक्टम रिंग नाइट्रोजन के साथ क्या कंटेन की हुई प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी चौथी पोजीशन हो गई। 5वीं पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। 6ठी पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि आपका एसाइल एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एमाइडो ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एमाइनो नहीं एमाइडो ग्रुप है। उसके बाद 7th पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका गया सिंपली 7-8 हेडिंग बन के आगे नॉमेनक्लेचर में। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर में, इसके 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम
और एक होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सिस्टम। तो दोनों सिस्टम में डिफरेंट क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन को लेकर के दोनों में जंग छिड़ी हुई है। कोई बोलता है कि भाई नाइट्रोजन पहला स्थान है, कोई बोलता है सल्फर पहला स्थान है। तो जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो बोलता है कि नाइट्रोजन को पहला स्थान देंगे, और जो केमिकल अपस्टेट सिस्टम है वो बोल रहा है भाई कि हम सल्फर को पहला स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। और भाई यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बोल रहा है कि भाई नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हम नाइट्रोजन को पहली प्रायोरिटी ग्रुप देंगे। तो इसलिए दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया। अब देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, मतलब केमिकल अपस्टेट, मतलब जिसको CA सिस्टम भी बोला जाता है, जो सल्फर होता है उसको हम फर्स्ट पोजीशन देते हैं और जो नाइट्रोजन होता है उसको हम फोर्थ पोजीशन देते हैं। जैसे आप गिनती कीजिए, यहाँ पर सल्फर को 1, ठीक है, 2, 3, 4, चौथी पोजीशन में आपका नाइट्रोजन लगा हुआ, बीटा लैक्टम ग्रीन, थायोजोलिडीन रिंग, एसाइल एमाइनो ग्रीन, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने क्या कहा कि भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हम जो नाइट्रोजन एटम है उसकी हाईली पोटेंशियल होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसको हम फर्स्ट असाइंड ग्रुप देंगे, और हमारा जो सल्फर ग्रुप होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसको हम फोर्थ पोजीशन देंगे। तो उसके हिसाब से भी देख लेते हैं भाई, नाइट्रोजन को 1 दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बन के साथ 2 दिया, उसके बाद 2 एल्किल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा उसको 3 पोजीशन दी, और सल्फर को क्या दे दी, 4 पोजीशन दे दी। तो सिंपली देख सकते हैं पेनिसिलिन की रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। ये आपका क्या है, बीटा लैक्टम की ग्रुप, थायोजोलिडीन की रिंग, एसाइल एमाइनो की ग्रुप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो ये आपका क्या था, नोमेनक्लेचर था, ठीक है ना। अब नोमेनक्लेचर के बाद हमारे सिलेबस में दिया गया है, वो दिया गया है स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। देखिए अब स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, तो ठीक है, अगर आपको किसी भी ड्रग का स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तो आपको क्या उसकी कन्फर्गेशन अच्छे तरीके से बतानी है, वेल एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक पेज में पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया हुआ है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि यही इसका कितने कायरल कार्बन होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कायरल का मतलब आप समझ लीजिए। कायरल का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन एटम अपने चारों पोजीशन से डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब ABCD, अगर हम इसको उठाकर ऐसे रखेंगे तो A के ऊपर B आएगा और D के ऊपर D C के ऊपर आएगा, तो क्या ये कायरल होगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल कायरल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कायरल। आप समझ लीजिए, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होता है, जैसे यहाँ पर C है, ये आपका B है, ये आपका B है, ये भी आपका B है, ये भी आपका B है, उठा के रख दो, B के B सामने आ जाएगा, B के B सामने आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से हमने भी इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसी तरीके से समझेंगे। तो सिंपल आप देखिए, ये आपकी पेनिसिलिन की रिंग है, इसकी आप नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 आपने नंबर कर दिए, 7 कार्बन, तो इसका क्या बोलेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कायरल सेंटर कितने हैं या नहीं है। पहली पोजीशन हमने सल्फर उठा ली, ठीक है, तो कार्बन हमने ले लिया, देखिए सल्फर उठाई, सल्फर के साथ हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, ठीक है। उसके साथ हमारा देखिए 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप इधर, एक CH3 ग्रुप इधर। अब देखिए 2 हमारे सेम ग्रुप आ गए, तो सिंपल से यहाँ पर हमारी जो हमारे कायरल कार्बन होता है उसका रूल के अगेंस्ट आ गए, क्योंकि ये दोनों आपस में कायरल बन जाएंगे। यहाँ पे नहीं है। दूसरी पोजीशन पे कार्बन कार्बन CH3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी क्या है, कायरलिटी नहीं है। थर्ड पोजीशन पे देखते हैं, कार्बन है, कार्बन हमने सिंपल क्या दिया, ये किया, उसके साथ में क्या ग्रुप लगा हुआ है, एक के साथ हमारा क्या लगा, नीचे के साइड हमारा क्या लगा हुआ है, COOH लगा है कि नहीं लगा, देखिए यहाँ पे कार्बन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कार्बन कर सकते हैं ना, COOH ग्रुप लगा है। ऊपर के साइड में हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, C ग्रुप है, ठीक है, CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे क्या, CH2 ग्रुप। इधर के साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन लिख देंगे, ये आपका क्या जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप हो जाएगा। और इधर के साइड में जब आप देंगे तो हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ये आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं जो चारों ग्रुप है वो आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा कायरल कार्बन है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग बनेंगे कि कार्बन नंबर 3 इज कायरल कार्बन। समझ में आया स्टीरियोकेमिस्ट्री की नहीं समझ में आई? समझ में आ रहा है ना कि कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री, कैसे कायरलिटी निकाली जाती है, कैसे नहीं निकाली जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो कार्बन नंबर 3 पोजीशन हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन आइटम है ये हमारा CH2 COH H N ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, ये कायरल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्दर हम देखें, इसकी कन्फिगरेशन भी इसी वक्त देख लेते हैं, हमें आगे से दूसरे तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हम इस स्टेट को रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट जैसे ही हम करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं नाइट्रोजन हमारा इधर आ गया, CH2 ग्रुप, COH ग्रुप, H ग्रुप। अब इसका हम क्या कन्फिगरेशन करेंगे, अब देखेंगे नाइट्रोजन हमारा पहले स्थान पे, जैसे
अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन का इंगोल्ड सिंगोल्ड का आपको रूल याद हो, तो ऐसे एटम्स जो सिंगल होते हैं और ठीक है सिंगल होने के साथ हाईली एटॉमिक नंबर जिनका होता है उनको हम आगे रखते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ग्रुप आते हैं जो फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बाद फिर ऐसे ग्रुप आते हैं जो कोई हमारे सब्स्टिट्यूएंट कंटेंट के होता है, और जो सबसे लोवेस्ट होते हैं उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, उनको हम गिनना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा नाइट्रोजन पहले स्थान पर आ गया, फंक्शनल ग्रुप CO दूसरे स्थान पर आ गया, और CH2 आपको आ गया किसे, तीसरे स्थान पे, और जो हाइड्रोजन है इसकी चौथी पोजीशन मिल गई। तो नाइट्रोजन से हमारा चलेगा दूसरे पोजीशन पे, दूसरे से तीसरे पोजीशन पे जाएगा। तो ये जा कहाँ रहा है, हमारा किस क्लॉक में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या यहाँ पे लगा हुआ है, वर्टिकल में लगा, इसलिए यहाँ पर इंगोल्ड का रूल लगेगा। ठीक है, इंगोल्ड का रूल लगने का मतलब क्या है, ये हमारा एस कन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये हमारा आपका जाएगा एस कन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम फर्दर आगे देखते हैं, कार्बन नंबर 4 पे, यहाँ पे 4 पे देखते हैं। तो यहाँ पर 4 पे आप सिंपल एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है। ठीक है, लगा है, उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ। तो सिंपली बात है भाई, यहाँ पे जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा है तो वैसे भी इसका वो कायरलिटी बनेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है कि हमारा कायरल ग्रुप नहीं है। उसके बाद नंबर 5 पोजीशन पे आते हैं। नंबर 5 पोजीशन पे आकर हम देखते क्या है, सिंपल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। 5 पोजीशन कार्बन, कार्बन के साथ एक सल्फर ग्रुप ये लगा हुआ है, ऊपर के साइड एक H ग्रुप की, किसी के साथ हमेशा एक H होता है, इधर क्या साइड CH2 ग्रुप लगा हुआ है, नीचे के साइड आप क्या लगा हुआ है, आपका एक नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, एल्किल, CH2, ये चारों क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कायरल कार्बन होगा। तो सिंपली हम बोले तो कार्बन नंबर 5 आपका क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है या कायरल कार्बन है। ठीक है, अब इसका रीअरेंजमेंट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अपने इसको रीअरेंजमेंट किया, सल्फर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद CH2। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद आपका CH2, CH2 के बाद है। तो अब इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो नाइट्रोजन की सहायता से पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, फिर आपकी तीसरी पोजीशन। तो ये आपका फिर से क्या गया है, एंटी क्लॉकवाइज में। चूंकि यहाँ पर H आपका हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पर आपका R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इंगोल्ड का रूल आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जब अगर हमारा कोई हाइड्रोजन एटम हॉरिजॉन्टल रूल में लगा होता है तो वहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला काम करता है, अगर कोई वर्टिकल में लगा होता है तो वहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला काम करता है, इसलिए हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली 5R। उसके बाद हम देखते हैं आगे की प्रोसेस में, छठे कार्बन पे देखते हैं, कार्बन, एक कार्बन के साथ NH लगा हुआ है, नीचे CHO ग्रुप लगा हुआ, ऊपर H लगा हुआ है, और इस साइड में CH2। तो इसका मतलब क्या, हमारा ये भी हमारा कायरल हो जाएगा। सिंपली आप देखते हैं कार्बन, CH, N, CHO, CH2 लगा हुआ, ये भी हमारा कार्बन है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या, R हो जाएगा, 1 2 3, एक ऐसे चलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वर्टिकल रो में चल रहा है। तो इसका मतलब इंगोल्ड का रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंगोल्ड रूल ये हमारा R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 6R हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 3S 5 एंड 6R, ठीक है, 3S 5R एंड 6R, ये हमारा क्या जाएगा, इसकी सिंपली कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दी पेंसिलिन मॉलिक्यूल्स कंप्राइज 3 कायरल कार्बन, ये 3 कायरल कार्बन जैसे कि हम लोग को सिद्ध करके भी बताया, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 पर होते हैं। ठीक है, ऑल दी सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन पॉजिटिव सिमिलर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो चाहे सिंथेटिक होंगे चाहे सेमी सिंथेटिक होंगे, ये दोनों 3 ही कार्बन मतलब कायरल कार्बन कंटेन किए होंगे, जो कि कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली। यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया कि 3 कार्बन कायरल कार्बन कैसे पाए जाए, और तीनों के कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता दी। अब आता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब जिसको बोलते हैं सार। तो सार लिखने का जो तरीका होता है ना, मैं आपको इस माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसके स्ट्रक्चर में ही आप 14 से 15 उसके हेडिंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। आप सिंपल क्या किया, पेंसिलिन की स्ट्रक्चर बनाया। पेंसिलिन के स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने लिखा सल्फर, सल्फर पोजीशन नंबर 1 है। सीधा आप लिखिए कि सल्फर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेल वॉल इनहिबिटिंग, मतलब सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए सल्फर, क्योंकि सल्फर क्या है, आपका क्या है, नाइट्रोजनिक ग्रुप है, मतलब इसके ऊपर क्या होता है, सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है, और जब पेनिट्रेशन करेगा तो सेल वॉल को ये भेदेगा। भेदने का मतलब क्या है, उसको फाड़ेगा, फाड़ेगा तो सीधा मतलब है कि सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो सिंपल आप बोलिए कि जो सल्फर होता है वो क्या करता है, सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला सार आ गया।
कि द सल्फर प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिटिंग द सेल वॉल। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सीधा लिखिए कि 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक, ये आपका हो गया। ऐड कार्बन नंबर 3 पोजीशन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके डिग्रेडेशन, मतलब कहने का क्या है कि उसके मेटाबॉलिज्म की आपके बॉडी से यूरिनेशन के माध्यम से आउट हो जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपली आप लिखेंगे कि एट द कार्बन नंबर 3 पोजीशन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द पेंसिलिन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम चौथी पोजीशन पे आएंगे। चौथी पोजीशन आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो सीधा हम नाइट्रोजन में सीधा लिखेंगे बीटा लैक्टम रिंग को देखेंगे। ठीक है, अब बीटा लैक्टम रिंग को आप देखिए तो बीटा लैक्टम रिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर। ठीक है, जो पेप्टिडो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उनको सीधा जाके इनहिबिट करती है। ये आपका हो गया किसका? नाइट्रोजन का। और ये जो कीटो ग्रुप होगा, ये कीटो ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप जो लगा हुआ है, जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है, ये इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि ये कितना स्टेबल है। आपका ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन उसकी स्टेबिलिटी के आधार पे, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिसइंटीग्रेशन वगैरह सबका सब हमारा क्या इस कीटो ग्रुप पे रिस्पॉन्सिबल करेगा। ये आपको बात समझ गई? सिंपली हमने सल्फर से स्टार्ट किया, एल्किल ग्रुप पे डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, थायाजोलिडीन रिंग आप देख सकते हैं कि ये थायाजोलिडीन की रिंग है जो रिस्पॉन्ड होती है किसके? फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए। बीटा लैक्टम होता है कि प्रिवेंट करता है बाइंडिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन बाइंडिंग प्रोटीन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद जो कीटो ग्रुप होता है स्टेबिलिटी के लिए। देखिए यहाँ पर आपके 0.2 0.78 पॉइंट यहीं पे बन गए आपके। उसके बाद तो आगे हम देखते ही है। उसके बाद जो एसाइल अमाइनो ग्रुप होगा वो मूवमेंट के लिए, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सके, आपके बॉडी के अंदर मतलब ट्रेवल कर सके। जैसे आपने यहाँ से इंटेक किया तो ये सीधा यहाँ से फिर यहाँ पे जा सके। ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसाइल अमाइनो ग्रुप। और जो ये आर ग्रुप होता है ये इसके पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे 7-8 पॉइंट ऐसे देख लिए जो कि आप स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में ऑलरेडी बता सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें हम अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कोई भी एडिशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली आपका सार यहाँ पे होता है कंप्लीट, लेकिन जो यहाँ पर आर लगा हुआ है इस आर की जगह पे हमको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे यहाँ पर सार कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहली पोजीशन अगर हम आर की जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? सीधा ये आर है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर से क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ से विड्रॉ करने के बाद क्या करेगा? यहाँ पे जो डबल बॉन्डिंग है इसको डबल बॉन्डिंग को सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देगा। और जब सिंगल बॉन्डिंग में कन्वर्ट कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सेचुरेशन हो जाएगा। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी जो मतलब रिएक्टिविटी होगी वो भी बहुत अच्छी देखने को आपके मिलेगी। उसके बाद अगर उस आर पोजीशन पे हम कोई पोलर ग्रुप जैसे OH ग्रुप लगा देते हैं तो जो एक्टिविटी होगी वो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए बढ़ जाएगी। तो सिंपल से हमारा अगला पॉइंट क्या होता है? द आर पोजीशन कंडक्टेड विद द पोलर ग्रुप सच एज द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, द एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या द एक्टिविटी ऑफ द पेंसिलिन इंक्रीजेस अबाउट फॉर द ग्राम पॉजिटिव ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद अगर हम कोई हाइड्रोफोबिक मतलब जो हमारा लिपोफिलिक ग्रुप होता है उसको अगर ऐड करते हैं जैसे कोई लिपिड मटेरियल, तो जो ग्राम पॉजिटिव के प्रति तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस आर की जगह पर कोई लिपिडिक ग्रुप लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी ग्राम पॉजिटिव की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने की उसकी जो एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एट दी अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन तो आप समझ नहीं ना, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन आपके लगे हुए हैं, अगर अल्फा कार्बन पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एसाइल चेन के विथ बल्की ग्रुप, उस पर कोई बल्की ग्रुप लगाते हैं तो क्या जाएगा? मोर रेजिस्टेंट अगेंस्ट दी बीटा लैक्टम, मतलब बीटा लैक्टम के मोर रेजिस्टेंट मतलब विरोध करने लगेगा। उसका रिप्लेसमेंट ऑफ द मेथाइल ग्रुप, मतलब ये जो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ ना कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे, ये जो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम इसको मेथाइलिन ग्रुप से अगर करते हैं, पोजीशन को रिप्लेस करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद रिप्लेसमेंट जो सल्फर ग्रुप जो लगा हुआ है, अगर उसको ऑक्सीजन या एल्किल ग्रुप से अगर करते हैं तो जो इसकी स्पेक्ट्रम होगी, मतलब जैसे नारो स्पेक्ट्रम में आ रहा है तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में आ जाएगा, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। आगे की कैटेगरी में वहां पर सल्फर की जगह आपको ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा या कोई एल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो सार था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सार लिखना है और क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आर की जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जब रिएक्टिविटी बढ़ेगा तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ द पोलर ग्रुप, अगर कोई पोलर ग्रुप लगा देते हैं आर पोजीशन पर तो उसकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए बढ़ जाएगी। और अगर कोई हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगाते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी होगी ग्राम पॉजिटिव
पॉजिटिव के प्रति वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी के प्रति एक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। उसके बाद अगर हम अल्फा कार्बन पर कोई सब्सटीट्यूशन करके एसाइल ग्रुप के अगर उस पर कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो उसका मोर रेजिस्टेंस हो जाएगा किसके प्रति, बीटा लैक्टम के प्रति। उसके बाद अगर हम कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर तो हमारे एल्किल ग्रुप मतलब मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उसको मेथाइलिन ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर हम सल्फर को किसी ऑक्सीजन से या किसी एल्किल ग्रुप से अगर रिप्लेस करते हैं तो वहां पर जो इसकी एक्टिविटी मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल इसका क्या था, ये सार था। ठीक है, अब बात आती है केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर आप सिंपल अगर जानना चाहें, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का दूसरे पार्ट में तोड़ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। मतलब जैसे आप हैं तो आप बदल के क्या बन जाएगा, बिल्ली बन गए, कुत्ता बन गए, खरगोश बन गया, ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बनना मत भाई लोग, फार्मेसी के चक्कर में मत बनना। बाकी फार्मेसी करने के बाद जो मन करे गधा बन जाना, कुछ भी बन जाना, कोहड़ा बन जाना भाई, सबसे अच्छा रहेगा, दौड़ोगे बहुत अच्छे तरीके से। तो केमिकल डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात आती है कि पेनिसिलिन जो होता है वो होता है केमिकल डिग्रेडेशन के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली होता है, मतलब बहुत ही जल्दी जाता है। तो जल्दी जाने का मतलब क्या है कि जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। ये हमारी हाइड्रोलिसिस 3 प्रकार से जाएगी। एक जाएगी अल्कलाइन मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। आइए तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब कहने का क्या है कि पेनिसिलिन अगर हमारा किसी बेसिक मटेरियल के साथ हमारा रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो आपका सिंपल देख सकते हैं, आपके पेनिसिलिन है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम और एन्योज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसने क्या बनाया, पेनिसिलिनोनिक एसिड बनाया। और ये जो पेनिसिलिनोनिक एसिड होगा ये सिंपली क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कीटो ग्रुप है यहाँ पर रिडक्ट करके यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्डिंग हट गई है तो ये बन गया आपका क्या, पेनिसिलिनोइक एसिड, जो क्या है इनएक्टिव है लेकिन ये स्टेबल है। ठीक है, बाकी का सेम आप उसी तरह से देख सकते हैं। अब ये इनएक्टिव है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये रिवर्सिबल करके क्या बना लेगा आपका, यहाँ पे क्या बना लेगा आपका, फिर से नया प्रोडक्ट बना मतलब पेनिसिलिन बना लेगा। उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो एसिड हाइड्रोलिसिस में आप पेनिसिलिन देख सकते हैं। ठीक है, HgCl2 मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक है, ये क्या करेगा, डिग्रेड होगा और किस में चेंज होगा, पेनिसिलिनिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, पेनिसिलिनिक एसिड आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो ये पेनिसिलिनिक एसिड है रिवर्सिबल रिएक्शन में बनाएगा पेलेनिक एसिड और पेलेनिक एसिड बनाएगा पिलोनोइक एसिड बनाएगा। और जो ये पेलेनिक एसिड फर्दर आगे जाएगा पेनिसिलिनामाइन बनाएगा। पेनिसिलिनामाइन ये क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर जो हमारी पेनिसिलिनिक एसिड होगी वो हमारे हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगी, सिंपल हमारी क्या बनाएगी, ये आपका एक पदार्थ बनाएगी। ठीक है, जिसका क्या RCONH COH और HCCH3 ये आपका प्रोडक्ट बनाएगी। और फर्दर ये जो प्रोडक्ट होगा आपका डिग्रेडेट होगा कि 2 फॉर्म में, मतलब टूट जाएगा 2 फॉर्म में, RCONH CHCHO। आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप RCONH CHCOH और CHO ग्रुप आपका आ गया। ठीक है, तो और इसके साथ अगर इसका फिर क्या कर देंगे हम, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे तो ये बन देगा पेनिसिलिन डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, फर्दर जो इसमें जितना भी मटेरियल बचा मतलब SH, ये वाला SH, ठीक है, CH3 CH COH NH2 और CH3 ये बनाएगा आपका पेनिसिलिनामाइन बनाएगा। ये सारे जो मतलब पेनिलोइक एसिड है, पेनिसिलिनामाइन है, उसके बाद पेनिसिलिनडिहाइड है, ये सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये आपके बाइल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या यूरिनेशन के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें सिंपली एंजाइम की उपस्थिति में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। कैसे होती है, देखिए ये आपका क्या है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एमाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में RCHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में टूट गया। उसके बाद फिर क्या बना, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप निकल गया। तो सिंपली आप देख सकते हैं, देखिए डिफरेंट देखिए, यहाँ पर आपका एमाइन ग्रुप लग गया किसकी जगह, एसाइल एमाइनो की ग्रुप। तो ये हो जाएगा 6 एमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रीकर्सर होता है किसका, पेनिसिलिन के सिंथेसिस के लिए। तो सिंपली ये आपके बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, जब जरूरत होगी तो एसाइलेशन करके ये फिर से क्या बना देगा, आपकी पेनिसिलिन बना देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी, तो अगर ये मेटल अगर जिंक या कॉपर के सल्फर में मतलब कॉन्टेक्ट में आता है तो यह कर जाएगा इनएक्टिवेट, मतलब ये जो पेनिसिलिन है वो आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था क्या इसका डिग्रेडेशन। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन इसके क्लासिफिकेशन में, तो जो इसका स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन आता है नारो स्पेक्ट्रम, मतलब नारो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के ऊपर काम करेंगे। जैसे आता है ऑक्सीसाइलिन। ठीक है, ऑक्सीसाइलिन में आप देख सकते हैं कि सिंपल आपका थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, बीटा लैक्टम रिंग लगी हुई है। ठीक है, साथ में NH ग्रुप, ये आपका क्या है, पूरा
सिंपल आप यहाँ तक देख सकते हैं, इसको इस चीज़ को हटा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी पेंसिलिन की रिंग बनी हुई है, उसके साथ में आपकी एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है, ठीक है। थायाजोडिडीन की आपके यहाँ पे एक और रिंग लगी हुई है, उसके साथ में आपका क्या लगा है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है क्लॉक्सिलम है, सिंपल स्ट्रक्चर इसी प्रकार से, बस यहाँ पर हमने एक सीएल लगा दिया, ये आपका बन गया क्लॉक्सासाइलिन बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं मेथिसिलिन। मेथिसिलिन में हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर OCH3 लगा दिया, देख सकते हैं आप, सिंपल आपका बन गया मेथिसिलिन बन गया। देखिए आप सिंपल इस मॉइटी को याद कीजिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस तैयार होना चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं, OCH3 लगा दीजिए, आपका बन जाएगा मेथिसिलिन बन जाएगा। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम, जिसमें पेंसिलिन जी आता है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, बीटा लैक्टम ग्रुप थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है। उसके बाद आपका क्या लगा, यहाँ पर एसाइल एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ में क्या लगा, बेंजिल, मतलब आर की पोजीशन पे आपका क्या लगा, बेंजिल ग्रुप, मतलब बेंजीन के साथ में CH2 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका क्या जाएगा, पेंसिलिन जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बी पर देखेंगे तो पेंसिलिन बी है, तो पेंसिलिन बी में आप देख सकते हैं सिंपल आपकी पेंसिलिन की रिंग है, उसके साथ में फिनॉक्सी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉक्सी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका जगह पेंसिलिन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से एमॉक्सोसाइलिन होता है, यहाँ पर आपका फिनॉल ग्रुप लग जाता है और बाकी का सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ये होता है आपका क्या, एमॉक्सीसाइलिन होता है। तीसरी कैटेगरी आती है इसमें स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम, मतलब जो काफ़ी हाईली होता है, जैसे इसमें आता है कार्बोनिसिलिन आता है, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या है, बीटा लैक्टिन थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, साथ में NH मतलब हमारा एसाइलो एमाइडो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। उसके साथ में आपका बेंजीन के रिंग के साथ रहते हैं, मतलब बेंजिलोइक एसिड लगा, मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोलोइक एसिड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सिंपली आपका क्या जाएगा, कार्बेसिलिन हो जाएगा। उसके बाद आता है टीकासिलिन आता है, ठीक है। इसमें आपका सिंपली थायाजोल की रिंग लगी हुई है, बाकी सारा का सारा आपका पेंसिलिन के तरीके से ये CH यहाँ पे जो आपके हेक्सासाइक्लिक थी, वहाँ पर आपका पेंटासाइक्लिक में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पेंसिलिन। अगर आपका क्लासिफिकेशन पूछता है सिंपल क्लासीफाई पेंसिलिन, तो आपको सिंपल यही क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। अगर क्लासीफाई बीटा लैक्टम पूछ रहा है तो आपको मैंने आपको शुरुआत में बताया उसको लिखना है। अगर पूछता है क्लासीफाई एंटीबायोटिक, तो मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया था तब आपको वहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। मैंने आपको कहीं भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि आप कहीं भी कंफ्यूज हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताते हुए चला गया हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्रग, मतलब जो इसके अंदर जो ड्रग्स बनती है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको पूछा गया है, तो उसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आती है पेंसिलिन जी। पेंसिलिन जी क्या होता है, ये कॉमनली यूज इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम और पोटेशियम, मतलब सोडियम या पोटेशियम के साथ में यूज किया जाता है। इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला C16H18N2O4S होता है। अगर आप इसमें से गिनेंगे तब आपको उतना मिलेगा। वेट, मॉलिकुलर वेट उसका 334.4 ग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। फिनाइल मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिसको आप बेंजिल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, CONH लगा हुआ है, बीटा लैक्टम की ग्रुप और थायाजोलिडीन की रिंग। तो सिंपली अगर हम बोले कि पेंसिलिन का सिंपल से स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, फेनाइल की जगह पर क्या लगा हुआ है, बेंजिल ग्रुप लगा हुआ, तो कोई गलत होगा नहीं होगा, ठीक है, सही होगा ना। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर आप, ठीक है। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका IM रूट, मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। मतलब हाफ लाइफ इसका 30 मिनट होता है। मेटाबॉलिज्म एंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन, मतलब लीवर में जाता है, और एलिमिनेशन इसका यूरिनेशन के माध्यम से होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैशेज, फीवर, ब्रोंकोस्पाज्म, एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग। इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेज, इसकी वजह से होने वाले स्किन रिएक्शन जैसे रेडनेस वगैरह, फीवर, बुखार, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब अस्थमिक अटैक या आपका सांस फूलने लगना, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, नोजिया मतलब जैसे आप थोड़ा सा, नोजिया का मतलब समझ रहे हैं ना आपकी, आप जैसे वॉमिटिंग का मतलब उल्टी होता है, मतलब उल्टी होना, और नोजिया का मतलब होता है जैसे आप मतलब जैसे मतलब मूर्छित तरीके से हो जाना। उसके बाद थेरापोटिक, जैसे मतलब निमोनिया में ट्रीट किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। निमोनिक मेनिंजाइटिस, मतलब जो आपके ब्रेन में निमोनिया हो जाता है उसके लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फेरेंजाइटिस मतलब जो आपके फायरिंग्स होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फेरेंजाइटिस हो जाता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। रेड बीट, अगर आपने चूहे को काट लिया उसकी वजह से बुखार आ गया तो भी इसका यूज किया जाता है। एंड डायफेरिया में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पेंसिलिन भी आती है, ठीक है। पेंसिलिन बी में सिंपली क्या होता है कि आपको यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि ये मेथॉक्सी ग्रुप बेंजिन मतलब फिनॉक्सी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो C16H18N2O5 सल्फर ग्रुप, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना 350.4 ग्राम प्रति मोल होता है।
अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बीटा लैक्टम रिंग लगी हुई है, थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, NHCO। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा है, फिनॉक्सी मेथाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन के साथ OCH2 ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फिनॉक्सी, ये हो जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप, ये आपका हो जाएगा सिंपली क्या, बीटा लैक्टम की ग्रुप, थायाजोलिडीन की रिंग, और ये आपका हो जाएगा एसाइल एमाइड की ग्रुप। ठीक है, अब इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका रूट ऑफ ड्रग एक्सप्रेशन आप ओरल और पैरेंटल दोनों रूट से लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ इसकी करनी होती है 30 से 60 मिनट। देखिए जितनी भी ड्रग है ना, मतलब पेंसिलिक कैटेगरी की जितनी भी ड्रग है सारी की हाफ लाइफ 30 to 60 मिनट, मतलब आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ होती है। यहाँ मेटाबॉलिज्म लीवर में और एलिमिनेशन यूरिन, ये सब में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट पेंसिलिन भी है, इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसका सेम इट इज जो आपने पेंसिलिन बनाने में स्किन हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह है ना, ठीक है, वो सब कुछ इसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब थेराप्यूटिक यूज में तो इसका ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यूज किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन मतलब कान के इन्फेक्शन में, फेरेंजाइटिस में अगर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सासाइलिन भी हो गए, ऑक्सीसाइलिन भी आपकी क्या है ड्रग, देखिए ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है, स्ट्रक्चर इसका ये है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल मॉलिकुलर वेट है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है C19H19NaO5, मतलब यहाँ पे CONA, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, CNO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 401.4 ग्राम पर मोल होता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पर आपका क्या बीटा लैक्टम की थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, साथ में 2 एल्किल ग्रुप और COO लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ में NHCO, ठीक है, वहां पर आपका क्या लगा हुआ है, ऑक्साजोल की रिंग लगी हुई है। ठीक है, उसके साथ आपके एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से होता है, हाफ लाइफ 30 to 60 मिनट होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एलिमिनेशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है। ठीक है, नॉर्मल सब कुछ उसी प्रकार से। यूजेस क्या है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकाई, मतलब स्टेफाइलोकोकाई के होने वाले इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, बुखार वगैरह हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ द बोन ज्वाइंट इंडोकार्टिडिस, देखो इंडोकार्टिडिस का मतलब क्या होता है, जो आपके हार्ट होता है ना, हार्ट में जो आपकी वेन होती है, वो उस वेन में जगड़न वगैरह जो टाइप की हो जाती है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में मतलब ऑक्सासिलिन का भी यूज किया जाता है, एंड निमोनिया में भी इसका यूज किया जाता है, सेवरल स्किन एंड सर्जिकल इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है क्लोक्सासाइलिन आती है। क्लोक्सासाइलिन में सिंपल इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, और जो इसका मतलब फार्मूला होता है C19H18Cl, मतलब इसमें क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं आप। उसके बाद N3O5 सल्फर ग्रुप, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 435 ग्राम पर मोल होता है। सिंपल इसका बीटा लैक्टम की रिंग लगी हुई है, थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, साथ में 2 एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। NH ग्रुप मतलब आपका एमाइनो, तो क्या एसाइल एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ में पेंटासाइक्लिक रिंग, वहां पर आपका क्या क्लोरोबेंजीन, सिंपली जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था ऑक्सीसिलिन की रिंग, उसी पर क्या क्लोक्सासिलिन होता है, बस क्लोरीन लग गया यहाँ पे, मतलब क्लोरीन लग गया, बाकी ऑक्सासिलिन यहाँ पे रिंग आप देख सकते हैं। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी सेम उसी प्रकार से, एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट, हाफ लाइफ 30 to 60 मिनट, मेटाबॉलिज्म लीवर में और एलिमिनेशन यूरिन में क्या होता है, इस यूरिनेशन के माध्यम से होता है। एडवर्स एक्शन सेम उसी तरीके से होगा ऑक्सासिलिन के तरीके से, बस कुछ स्पेशल होगा, जैसे ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प हो सकता है। ठीक है, सीजर भी आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, इस्नोफीलिया भी बढ़ सकता है, ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइड भी बढ़ सकता है, एंड न्यूट्रोपीनिया भी आपका बढ़ सकता है, मतलब न्यूट्रोफिल्स वो भी आपका बढ़ सकता है। अब यूजेस के बारे में बात करें, न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, इंडोकार्टिडिस, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि आपके जो हार्ट के वेन में इन्फेक्शन हो जाना, और सेप्टिमेसिया। ठीक है, सेप्टिमेसिया जैसे आप नॉर्मली जैसे पकने जिसको बोलते हैं मवाद बन जाना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है डाइक्लोक्सिलिन। ठीक है, इसमें जो कार्बन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कार्बन 19H17Cl2N3O5H। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपको कोई परेशान मत होइएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 470.32 ग्राम पर मोल होता है। इसका जो मतलब सिंपल स्ट्रक्चर देखिए आप, सिंपल कहिए, मतलब क्लोक्सासिलिन को देखिए, इसको देखिए, कुछ डिफरेंट आ रहा है, देखिए कुछ डिफरेंट आ रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। क्या यहाँ पर 2 क्लोरीन की ग्रुप लगा दी गई है, ये आपको होगा डाइक्लो, डाइक्लो का मतलब 2 क्लोरो ग्रुप। ठीक है, ऑक्सासिलिन, ठीक है, 2 क्लोरो के साथ ऑक्सासिलिन की रिंग लगी हुई है। ठीक है, इसकी भी फार्माकोकाइनेटिक पर्पज कुछ इसी प्रकार से है, ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, हाफ लाइफ इसकी 30 to 60 मिनट होती है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, एलिमिनेशन यूरिनेशन के, और जिसके पीक प्लाज्मा होती है वो 10 to 18 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से होती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है उसका नाम क्या है, मेथिसिलिन। ठीक है, मेथिसिलिन का सिंपल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H20N2 नाइट्रोजन मतलब Na मतलब सोडियम, O6 सल्फर। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 380.7
415 ग्राम पर मोल होता है। इसका स्ट्रक्चर आप सिंपली देख सकते हैं कि बीटा लैक्टम की रिंग, थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे CONA ग्रुप लगा हुआ है NH, और यहाँ पर आपके क्या लगे, 2 बेंजीन की रिंग के साथ यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, OC2H5, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और CO ग्रुप लगा हुआ है। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक पर्पज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका पैरेंटरल रूट से लिया जाता है। हाफ लाइफ इसके 30 to 60 मिनट होती है। एलिमिनेशन इसका यूरिनेशन और मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के द्वारा होता है। एडवर्स एक्शन सेम इट इज जो हमने आपको शुरुआत में बताया, बस एडिशनल एनीमिया होता है, न्यूट्रोपिनिया, CNS कन्फ्यूजन वगैरह इसका एडिशनल में आता है। यूजेस इसका क्या है, सेप्टिमेसिया में यूज किया जाता है, मेनिंजाइटिस में, न्यूमोनिया में, इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करें, नेफासिलिन आ गया। नेफासिलिन क्या होती है, सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट होती है ऑफ द पेनिसिलिन का। इसका जो नॉर्मल मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है C24H22N2NaO5S होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 414.74 ग्राम पर मोल के हिसाब से, मतलब का इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद अगर हम इसका रिंग देखें तो कुछ रिंग में डिफरेंट नहीं आ रहा है। सेम होते बीटा लैक्टम ग्रुप, थायाजोलिडीन की रिंग, NH, CO, 2 बेंजीन की रिंग, उसके साथ OC6H5 यहाँ पे लगा हुआ है। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल रूट से होता है, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी करनी हो तो 30 to 60 मिनट होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, एंड एलिमिनेशन इसका यूरिनेशन और बाइल के द्वारा, क्योंकि ये सिंथेटिक ड्रग है इसलिए इसका बाइल के एसिड के द्वारा इसका सिक्रेशन अधिक तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होगा जरूर। मतलब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें, अगर इसको IV रूट से लेते हैं तो आपको थ्रोम्बोप्लेटिस हो सकता है, जिसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। बाकी ब्लीडिंग, हाइपर सेंसिटिविटी, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपके नॉर्मल है, ठीक है। यूजेस सेमिजिन मेथिसिलिन, मतलब मेथिसिलिन के यूज के तरीके से देखिए, जितनी भी पेनिसिलिन की कैटेगरी की ड्रग है आप एक यूज तैयार कीजिए, बाकी सारे में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी पेनिसिलिन की कैटेगरी की ड्रग आती है। उसके बाद आती है एम्पीसाइलिन। एम्पीसाइलिन में सिंपली आप जैसे बीटा लैक्टम की ग्रुप, थायाजोलिडीन की रिंग लगी हुई है, 2 एल्किल ग्रुप और COH ग्रुप लगा हुआ है। NH, CO, CNH2 ग्रुप यहाँ पे, उसके साथ आपकी एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली होता है। टी हाफ इसकी 15 से 20 घंटे होती है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ होती है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में, एलिमिनेशन बाइल एंड यूरिन दोनों में होता है। ADR में नोजिया, वॉमिटिंग एंड सेम, जैसे ब्लीडिंग हो गया, थ्रोम्बोफ्लेटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन हो गया, ठीक है, ये सब हो सकता है। एंड एलर्जी ऑफ द पेनिसिलिन जी, मतलब पेनिसिलिन जी की ये अगर इसको लेते हैं तो एलर्जी भी कॉज कर सकता है। यूजेस में बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द गोनोरिया इन्फेक्शन, मतलब गोनोरिया जो इन्फेक्शन होता है उसमें ट्रीटमेंट में, यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एमॉक्सिसाइलिन, जो कि आप नॉर्मली खाते हैं जब सर्दी जुकाम बुखार होता है तब भी खाते हैं। इसका फार्मूला होता है C16H19N3O5S, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट होता है 365.40 ग्राम पर मोल। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, बीटा लैक्टम की रिंग, साथ में थायाजोलिडीन की रिंग, 2 एल्किल ग्रुप और एक आपका यहाँ पे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है। NH, CO, CNH2OH। सिंपली आप देख सकते हैं एम्पीसिलिन में क्या लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा दीजिए, आपका सिंपली ये बनेगा एमॉक्सिसाइलिन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होता है, हाफ लाइफ 1 आवर होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एलिमिनेशन यूरिन में होता है। एडवर्स एक्शन की बात करें, डायरिया, ठीक है, रैशेस, सेम एम्पीसिलिन, मतलब जैसे जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, वोमिटिंग वगैरह, नोजिया, ये सारे भी इसका क्या है, आपकी एडवर्स एक्शन रिएक्शन है। उसके बाद जो इसका यूजेस होता है सेम इट इज जो आपने एम्पीसिलिन में पढ़ा, वही भी, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, गोनोरिया इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्या, सिफाइलोस्पोरिन के बारे में, ठीक है। तब तक वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में इसकी भी वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।